अर्थम में आपका स्वागत है एक नए संस्करण के साथ। पिछले संस्करण को आपकी कई प्रतिक्रियाएं मिली, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। हम आपकी प्रतिक्रियाओं से सीख रहे हैं और कार्यक्रम को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दरअसल इस बार हम बात करना चाहते थे भारत की अर्थव्यवस्था और खपत पर, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े पिछले सप्ताह आए थे। लेकिन चीन ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपने सामने झुका लिया, उसके बाद हमारे लिए ज़रूरी हो गया कि हम आपको बताएं कि चीन का वो कौन सा गोपनीय कार्यक्रम है जिसका असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह 90 मिनट तक शी जिनपिंग से बात की, उन शी जिनपिंग से जिनके खिलाफ उन्होंने व्यापार प्रतिबंध लगाए थे और व्यापार युद्ध का ऐलान किया था, उसके बाद दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं की भू राजनीति पूरी तरह बदल गई। तो अर्थम उसी तरह चलेगा। कुछ सवाल होंगे, उन सवालों के साथ इतिहास के संदर्भ होंगे, तथ्य होंगे, आंकड़े होंगे और अंत में हम आपको एक सूचकांक के जरिए बताएंगे कि भविष्य का परिदृश्य क्या है। और ये जानना बेहद ज़रूरी है इस तरीके की चर्चाओं में कि भविष्य हमें कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं आज का अर्थम। ये बात जुलाई 2023 की है, शायद आपको याद होगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और वित्त मंत्री जेनेट येलेन चीन के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। इस यात्रा से कुछ महीने पहले जून में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहा था। लगभग एक साल पहले का याद करिए वक्त, 2022 में इसी वक्त भारत के न्यूज़ चैनल ताइवान पर चीन के मिसाइल गिरा रहे थे। उनके मुताबिक ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी में जंग शुरू हो चुकी है। खैर, होशमंदों के इस खराबे में इन दीवानों का रक्स जारी है। ऐसा क्या हो गया था उस वक्त 2023 में, जब भारत के न्यूज़ एंकर ऐलान कर रहे थे कि चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, और तब अमेरिका के मंत्री तथाकथित तानाशाह शी की ड्यूढ़ी पर कोर्निश कर रहे थे। वित्त मंत्री जेनेट येलेन जुलाई 2023 को बीजिंग पहुंचती उससे पहले चीन ने क्या किया? चीन ने 2 खनिजों और 36 जरूरी सामग्री के निर्यात पर रोक लगा दी। यह सारा सामान अमेरिका के सेमीकंडक्टर और मिसाइल कार्यक्रम की सबसे ज़रूरी चीज़ था। चीन के प्रतिबंधों की सूची में शामिल था गैलियम और जर्मेनियम। ये 2 रेयर अर्थ खनिज हैं जिन्हें आमतौर पर REE या री कहा जाता है। दरअसल 2023 की यह पाबंदी चीन का पायलटेड ट्रेलर था और उसने यह देखा कि वाशिंगटन को घुटने पर ला सकता है। चीन की पूरी फिल्म अब रिलीज़ हुई है जून 2025 में। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ थोपे और चीन ने जवाब में अमेरिका के साथ पूरी दुनिया की रेल अर्थ सप्लाई चेन पर रोक लगा दिए सख्त लाइसेंस, कोटा तय कर दिया, अर्जी दो और मंजूरी लो और री ले जाओ। हाल ये है कि दुनिया की कार फैक्ट्री बंद हो रही हैं, मिसाइल कार्यक्रम रुक रहे हैं, विंड एनर्जी और टरबाइन बनना बंद हो रहा है। कनाडा से यूरोप तक, ब्राज़ील से जापान तक, भारत तक ऐसी त्राही मची है कि सरकारें डोल गई हैं और चीन के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। 2023 में बाइडेन घुटनों पर थे और अब ट्रंप साष्टांग हुए हैं। बस एक सप्लाई चेन के दम पर चीन ने अमेरिका के गर्म दिमाग राष्ट्रपति को सीधे बीजिंग कॉल करने पर मजबूर कर दिया। याद कीजिए, वही ट्रंप हैं जो अप्रैल में चीन के व्यापार को नस्तनाबूद करने वाले थे, और अब वो 90 मिनट तक शी जिनपिंग को समझाते रहे, भाई अपना झगड़ा ठीक है, लेकिन ये रेयर अर्थ की सप्लाई के चलते अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस बेचैनी को देखकर आपको 1973 के ऑयल एम्बार्गो की याद आ गई होगी, अगर आप इतिहास पढ़ते रहे हैं तो। जब इजराइल अरब पर चढ़ा था और अमेरिकी पश्चिम के मुल्क अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की अगुवाई में इजराइल के साथ थे। उस वक्त अरब देशों ने अमेरिका का तेल रोक दिया था। अमेरिका महंगाई के लपटों में गिर गया था। आज का परिदृश्य बिल्कुल उस दौर जैसा है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि उस वक्त क्या था, अरब और के अलावा रूस और यूरोप और अमेरिका भी तेल निकाल रहे थे। इतिहास में हमें ताज़ा सूरत हाल से मिलते हुए 2 किस्से मिलते हैं जो आज की परिस्थिति है, जिसमें चीन ने एक बड़ी पूरे दुनिया की अधिकांश सप्लाई चेन पर कब्जा कर रखा है। पहला 1930 में, जब ब्रिटेन ने अपने कॉलोनीज़ के जरिए, उपनिवेशों के जरिए टिन की अधिकांश आपूर्ति पर कब्जा कर लिया था। नाइजीरिया और एशिया की कुछ कॉलोनीज़ थी जहाँ से टिन निकलता था। टिन दूसरे विश्व युद्ध से पहले की अर्थव्यवस्था का सबसे कीमती स्ट्रेटेजिक मेटल था, जो स्थिति आज हमें रेयर अर्थ की दिखाई देती है। दूसरा एक प्रसंग आता है अमेरिका और सोवियत के बीच कोल्ड वार के दौरान, जब कोबाल्ट की आपूर्ति पर सोवियत रूस का कब्जा था। कोबाल्ट उस वक्त फाइटर जेट और मिसाइलों का सबसे ज़रूरी खनिज था। चीन लगभग वैसी ही ताकत के साथ गुर्रा रहा है, क्योंकि दुनिया भर में रेयर अर्थ की 70% माइनिंग
और 85% रिफाइनिंग की क्षमता सिर्फ चीन के पास है। किसी महत्वपूर्ण रणनीतिक संसाधन पर इस तरह का एकाधिकार दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आप यकीन मानिए, अगर चीन नहीं चाहे तो दुनिया की अधिकांश कारें मिसाइल या उच्च तकनीक के उत्पादन बन ही नहीं पाएंगे। तो चीन का नियंत्रण जिन खनिजों पर है, क्या वो इतना दुर्लभ खजाना है कि दुनिया की सांस रुक गई है? दुनिया में सबसे कीमती क्या है? सोना, डायमंड, तेल? नहीं, इनकी होड़ का इतिहास पुराना हुआ। अब दुनिया को करीब 17 दुर्लभ खनिजों की दरकार है। इस फहरिस्त में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज और ग्रेफाइट के नाम तो पहचाने हुए हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें लैंथनम, सोडियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमेथियम, सेमेरियम, थुल्मियम, टर्बियम, जर्मेनियम, गैलियम जैसे कई खनिज हैं, जिन खनिजों का महत्व अब पूरी दुनिया की तकनीकों में सबसे ज़्यादा हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आ रही है। उससे पहले हम आपको बताएं कि ब्रुकिंग्स का अध्ययन बताता है कि अगले कुछ वर्षों में इन खनिजों की मांग 400 से 600% बढ़ने वाली है। अब जरा स्क्रीन पर ये चित्र ध्यान से देखिए। ये सेंटर फॉर क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजी ने हाल में प्रकाशित किया है। एक इलेक्ट्रिकल कार दरअसल क्रिटिकल मिनरल कार है। एक पारंपरिक कार को तो बनाने में करीब 35 खनिजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन जबकि एक इलेक्ट्रिक वाहन को बनाने के लिए 200 तरीके के खनिज चाहिए। और ये स्क्रीन आपको दिखाती है कि कितने तरीके के खनिज कार के किस किस हिस्से में इस्तेमाल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि चीन ने अगर री का निर्यात रोका तो जापान से यूरोप तक कार फैक्ट्रियां क्यों हाँफने लगी। ट्रंप यूं ही नहीं शी को मनाने के लिए एक कॉल पर पहुंच गए। दरअसल F-35 जेट को 900 पाउंड और एक पनडुब्बी को 9200 पाउंड रेयर अर्थ चाहिए। 2024 में 16 अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर चीनी सामग्री पर पाबंदी लगी थी और उसके बाद से उत्पादन रुक रहा है। ठीक इसी तरह क्लीन एनर्जी या कार्बन रहित ऊर्जा का साजो सामान, जिसमें विंड टरबाइन है, उन्हें बनाने के लिए डिस्प्रोसियम और टर्बियम चाहिए। लगभग 1 दर्जन खनिज ऐसे हैं जिनकी मांग विंड एनर्जी और टरबाइन बनाने के लिए है। इसके लिए आप एक ग्राफिक और चार्ट देखिए क्लीन एनर्जी में इस्तेमाल होने वाले खनिजों का। दुर्लभ खनिजों में लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट बैटरी के लिए ज़रूरी हैं, जबकि टर्बियम, डायस्प्रोसियम, नियोडाइनियम ऐसे स्थायी मैग्नेट हैं जिनकी मांग पूरी दुनिया में है और यही मैग्नेट की क्राइसिस है। इन्हीं की ज़रूरत सोलर एनर्जी उपकरणों में भी होती है। गैलियम एक ऐसा खनिज है जिसे मिसाइलों और अंतरिक्ष उपकरणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आकलन है कि 2040 तक लिथियम की मांग करीब 13 गुना बढ़ेगी, ग्रेफाइट की मांग 8 गुना बढ़ेगी, कोबाल्ट की मांग में 6 गुनी बढ़ोतरी होगी। माइनिंग इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो बताती है कि इस मांग को पूरा करने के लिए दुनिया में कम से कम 300 अतिरिक्त खदानों की ज़रूरत होगी। दुनिया की नई तकनीकों का भविष्य अब जिन खनिजों पर निर्भर है, उनको लेकर विश्व की कूटनीति एक नई करवट ले चुकी है। तो हमारे दिमाग में सवाल होगा कि चीन इस रणनीतिक संसाधन की कितनी बड़ी ताकत है। आखिर ये ताकत कहाँ से आती है? दरअसल दुर्लभ खनिजों के बाजार में चीन से बड़ी ताकत कोई नहीं है। सेंटर फॉर क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटेजी की रिपोर्ट ने बताया है कि दुर्लभ खनिजों पर चीन का लगभग एकाधिकार है। तकरीबन अधिकांश उत्पादन और प्रोसेसिंग क्षमता चीन के पास ही है। या तो ये खनिज चीन की ज़मीन के भीतर हैं, या दुनिया में जहाँ भी ये खनिज मौजूद है वहाँ उनकी खदानों पर चीन ने निवेश कर रखा है या नियंत्रण कर रखा है। अब ये ग्राफिक देखिए, इससे आपको चीन के दबदबे का पता चलेगा। दुनिया में जिसे लगता है कि वो चीन के बिना कारें या मिसाइल बना लेगा, वो दरअसल भ्रम में है। कुछ और आंकड़े को हम दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि चीन का दबदबा क्या है। 2024 में चीन ने दुनिया में रेयर अर्थ खनन का 70% और रिफाइनिंग का 90% हिस्सा नियंत्रित किया। 2023 में चीन ने करीब 2,40,000 टन रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का उत्पादन किया था, जो विश्व के उत्पादन का 2/3 है। इसके बाद म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जहां 38,000 और 18,000 टन का उत्पादन है। विशेष रूप से भारी रेयर अर्थ तत्व जैसे डिस्प्रोसियम और टर्बियम, जिनकी सबसे ज़्यादा मांग होती है, उसमें तो चीन का कंट्रोल 95% से ज़्यादा है। यही वो मैग्नेट्स हैं जिनकी मांग कार उद्योग में हो रही है और जिनकी कमी के कारण आज भारत में बजाज ऑटो और TVS के प्लांट बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। या जापान में आपने सुना कि स्विफ्ट कार का उत्पादन रुक गया। अमेरिका में फोर्ड ने अपनी कारों का उत्पादन रोक दिया, उसमें इन्हीं मैग्नेट्स की कमी है। 2024 में चीन ने करीब 56,000 टन रेयर अर्थ का निर्यात किया था, जिसमें अधिकांश आपूर्ति जापान, अमेरिका और यूरोप को गई थी। और सुनिए, अप्रैल 2025 में
चीन ने 7 मध्यम से भारी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें समैरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, स्कैंडियम और यटियम है, इनके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। और इसके बाद अब दुनिया घुटनों पर आ गई है। चीन की सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जो ताज़ी निर्यात नीतियां तय की हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया परेशान है, वो ये कि चीन अपनी निर्यात नीतियों को सख्त करते हुए अपने खरीदारों से ये खुलासा करने के लिए कह रहा है कि वे रेयर अर्थ का एंड यूज़ कहाँ करेंगे, उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे और किस किस उत्पाद में इसे लगाया जाएगा। इसके जरिए, इस लाइसेंसिंग प्रक्रिया के जरिए चीन दरअसल दुनिया के उद्योगों की कार्यप्रणाली, उनके ग्राहकों, उनके उत्पादों पर नज़र रख रहा है। आपके दिमाग में सवाल होगा, दुनिया देखती रही और चीन एक सबसे महत्वपूर्ण खनिज में इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया? थोड़ा पीछे चलते हैं। चीन को 1950 में मंगोलिया के बायूनोबो में पहली री खदान मिली थी, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ डिपॉजिट बन गया। चीन के शोधकर्ताओं को इसके भविष्य का अंदाज तो था ही, तो दक्षिण चीन के गुएनडांग और शैनडांग में चीन ने रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग शुरू कर दी। तब तक पश्चिम के देश रेयर अर्थ के लिए तैयार भी नहीं हो पाए थे। 1980 और 1990 के दशक में अमेरिका में माउंटेन पास खदान में रेयर अर्थ का एक बड़ा भंडार मिला, लेकिन पर्यावरण की लागत काफ़ी ज़्यादा थी। हम आगे आपको बताएंगे कि पर्यावरण के कारण रिफाइनिंग क्यों चुनौतीपूर्ण है। तो अमेरिका ने अपने यहाँ रेयर अर्थ तलाशा और चीन को प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया, और बस यहीं से चीन का रास्ता खुल गया। चीन ने खास कार्यक्रम तैयार किया जिसका कोड था 863। ये कार्यक्रम 1986 से 1920 के बीच पूरा हुआ। इस गोपनीय कार्यक्रम का मकसद था दुनिया में रेयर अर्थ जहाँ जहाँ भी मौजूद है वहाँ खदानों को तलाश किया जाए, उनको खरीदा जाए, उनमें निवेश किया जाए और पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की सप्लाई चेन बनाई जाए। दूसरी तरफ खदान खरीदने और रिफाइनिंग पर सब्सिडी दी गई। चीन ने अफ्रीका और ग्रीनलैंड की खदानों में भी निवेश किया और इसके साथ 2000 के दशक तक कम लागत और पर्यावरण के नियमों में उदारता की मदद से चीन ने रेयर अर्थ की कीमतें 40% तक घटा दी। ये वो पहला ट्रेड वार था रेयर अर्थ का जो चीन ने शुरू किया। जैसे ही चीन ने कीमतें घटाई, अमेरिका की खदानें बंद हो गई क्योंकि लागत बेहद कम हो गई थी। और इस तरह 2010 तक करीब 97% दुनिया का 97% रेयर अर्थ उत्पादन चीन के पास आ गया। फिर आया 2010 का वक्त। 2010 में चीन ने पहली बार दुनिया को अपनी इस रणनीतिक खनिज में नियंत्रण की ताकत दिखाई। जापान के साथ एक विवाद हुआ जिसमें चीन ने रेयर अर्थ का निर्यात रोक दिया, और ये वो दिन था जब पूरी दुनिया को सबसे क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर चीन के कब्जे का एहसास हुआ। और इसी दिन के बाद 2010 के बाद चीन ने पूरी दुनिया को रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए कोटा और लाइसेंस का सिस्टम लागू कर दिया। इस बीच 2020 के दशक में चीन ने अफ्रीका के बुरुंडी में और म्यांमार में खदानें खरीद ली, उन पर नियंत्रण कर लिया। और 2023 में अपने यहाँ से चीन से रिफाइनिंग तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। हम आगे भी आपको बताएंगे कि रेयर अर्थ की रिफाइनिंग की सबसे बड़ी ताकत चीन है और वो तकनीक चीन दुनिया के कम के देशों को नहीं देता। चीन ने अफ्रीका में कांगो, लैटिन अमेरिका में चिली और म्यांमार में भी रेयर अर्थ खदानों में बड़ा निवेश किया है। म्यांमार की खदानों का करीब 90% रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के लिए चीन को भेजा जाता है। कनाडा का किस्सा सुनिए। कनाडा की एकमात्र माइन है सेसियम, जिसमें से जो रेयर अर्थ निकलते हैं उनका इस्तेमाल 5G स्मार्टफोन बनाने में और डिफेंस के इक्विपमेंट्स में होता है। पहले चीनी कंपनी के नियंत्रण में थी, लेकिन 2023 में जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ और दुनिया को एहसास हुआ कि चीन के पास सप्लाई चेन का नियंत्रण है, तो कनाडा सरकार ने इस कंपनी का नेशनलाइजेशन कर दिया और एक नेशनल कंपनी को सौंप दिया। लेकिन फिर भी अभी सेसियम के अन्य भंडारों पे चीन का नियंत्रण बना हुआ है। चीन की ताकत खनन ही नहीं, केवल प्रोसेसिंग भी है। जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, रेयर अर्थ की रिफाइनिंग एक बेहद जटिल प्रक्रिया है और इसमें ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे रेडियो एक्टिव मटेरियल निकलते हैं। चीन ने दशकों की सब्सिडी और तकनीकी निवेश के साथ रिफाइनिंग में बड़ी विशेषज्ञता हासिल की, जो चीन की असली ताकत है। दुनिया का 60 से 100% तक के बैटरी मिनरल्स, इसके अलावा नियोडाइनियम, प्रेसोडाइनियम चीन में ही प्रोसेस होते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका की माउंटेन पास खदान से निकाला गया रेयर अर्थ कंसंट्रेट अभी तक इस पाबंदी से तक, जून की पाबंदी से पहले तक अमेरिका उस कंसंट्रेट को रिफाइनिंग के लिए चीन भेजता था, क्योंकि अमेरिका के पास रेयर अर्थ की रिफाइनिंग की क्षमता नहीं है। इस पर हाल में विवाद के बाद प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका की कमजोरी का आलम यह है, डोनाल्ड ट्रंप क्यों झुके
जो कि शी जिनपिंग के सामने उसे ऐसे समझ सकते हैं। अमेरिका की कमजोरी का आलम यह है कि 2024 में चीन ने करीब 3 लाख टन रेयर अर्थ मैग्नेट बनाए थे, जबकि अमेरिका ने अपनी तमाम उत्पादन क्षमताओं के बाद केवल 1300 टन का उत्पादन किया। चीन ने मेड इन चाइना और डुअल सर्कुलेशन की नीतियां बनाई हैं, जिसके बाद रेयर अर्थ की विशाल कंपनियां तैयार हो गई हैं जो पूरी दुनिया को चुनौती दे रही हैं। चाइना मिन मेटल्स ग्रुप, चाइना नॉर्दर्न रेयर अर्थ ग्रुप, ये दोनों दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक हैं। इसके और चाइना नॉर्दर्न ग्रुप तो मंगोलिया की खदान संभालती है, जहाँ से चीन का रेयर अर्थ का सफ़र शुरू हुआ था। चाइना रेयर अर्थ होल्डिंग्स, जिंगशी कॉपर, चाल्को यानी चाइना एल्युमिनियम, बाओजी नॉन फेरस मेटल्स, ये वो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने दुनिया के रेयर अर्थ कारोबार पर नियंत्रण कर रखा है। शंघाई रिसोर्सेज एक और कंपनी है जो म्यांमार और वियतनाम के देशों से अल्टरनेट सप्लाई चेन बनाती है, और इस कंपनी ने मोनजाइट प्रोसेसिंग में करीब 95% की रिकवरी हासिल की है। दरअसल चीन ने पूरी तैयारी के साथ रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को नियंत्रित किया है। इस टेबल को देखिए। इस सप्लाई चेन को नियंत्रित करने के बाद चीन ने किया क्या, कब? चीन ने रेयर अर्थ पर 2010 में पहला संकेत दिया था, जब जापान को टर्बियम और डिस्प्रोसियम की आपूर्ति रोकी थी, और यहीं से वो कोटा और लाइसेंस की नीति आई, जिससे आज पूरी दुनिया चीन के सामने झुकी हुई है। 2023 में चीन ने बड़ी समझदारी के साथ रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग की तकनीक का निर्यात रोक दिया पूरी दुनिया के लिए, जिससे कि अगर रेयर अर्थ कहीं निकले भी तो उसकी प्रोसेसिंग चीन में ही हो सके। इससे पूरी दुनिया में परियोजनाएं रुक गईं, और अप्रैल 2024 में 7 इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ के लिए चीन ने लाइसेंसिंग की प्रक्रिया जारी कर दी, जिससे कि अमेरिका का रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक और वाहन क्षेत्र प्रभावी हो गया। और सबसे ताज़ा फैसला जून का है, जब चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई रोक दी, जब अमेरिका ने चीन पर नए टैरिफ कोटे लगाए, और उसके बाद अब दुनिया की फैक्ट्री संकट में है। चीन ने उत्पादन, कोटा, पर्यावरण और निर्यात ट्रैकिंग के नियम तक लागू किए हैं, जो पूरी सप्लाई चेन को नियंत्रित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने पर चीन रेयर अर्थ की कीमतें गिरा देता है, और जिससे प्रतिद्वंदी देशों में नई कंपनियां निवेश नहीं करती, वहाँ नुकसान होने लगता है। और उसके बाद चीन जब वो निवेश रुक जाता है तो चीन उनकी कीमतें बढ़ा देता है। 2024 में चीन ने जब 7 रेयर अर्थ पर लाइसेंस सिस्टम लागू किया था, उस समय उसके बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की जितनी डिमांड है, जितनी खपत है, जो कंपनी जहाँ रेयर अर्थ का इस्तेमाल कर रही, उसका सारा डेटा चीन के पास पहुँच गया है। आप सोच रहे होंगे अब तो समझ में आया कि चीन कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन क्या दुनिया के पास उत्पादन के लिए गैर चीनी विकल्प नहीं है? चीन के अलावा कोई और नहीं है? दरअसल शुरू से चीन पर हमलावर ट्रंप का चीन के साथ व्यापार वार्ता शुरू करना, जो कि लंदन में शुरू हुई, रेयर अर्थ की रणनीति में चीन की जीत का ऐलान है। ना तो अमेरिका के पास बहुत विकल्प हैं, ना यूरोप के पास, और ना जापान के पास, और ना तो भारत के पास। अमेरिका की कंपनी एमपी मटेरियल्स ने कैलिफोर्निया में माउंटेन पास की एक खदान है, जहां से चीन को रेयर अर्थ के कंसंट्रेट की आपूर्ति रोक दी है इस विवाद के बाद, लेकिन कोई दूसरा प्रोसेसर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जैसे ही चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते बेहतर हुए डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के बाद, अब फिर से ये कंसंट्रेट प्रोसेसिंग के लिए चीन जाएगा। जबकि इधर पूरी दुनिया में रेयर अर्थ की डिमांड ज़बरदस्त ढंग से बढ़ी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यानी ईवी के लिए 2040 तक नियोडायनियम की मांग करीब 700% बढ़ेगी, क्योंकि ईवी की संख्या तब तक 12 लाख से बढ़कर 4 करोड़ हो जाएगी। विंड एनर्जी के ऑफशोर टर्बाइंस को प्रति मेगावाट 600 किलो रेयर अर्थ चाहिए, जिसके लिए डिस्प्रोसियम की मांग बढ़ेगी, जिस पर चीन का नियंत्रण है। अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या आकलन मैं पढ़ रहा था, मुझे उससे पता चला कि 2027 तक समैरियम कोबाल्ट के स्टॉक में अमेरिका को 500% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी रक्षा सुविधाओं को तैयार कर सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का सबसे ताज़ा अनुमान आया इस विवाद के बाद कि अगर गैर चीनी रिफाइनिंग में, खासतौर पर सबसे महत्वपूर्ण है रेयर अर्थ की रिफाइनिंग में, नॉन चाइनीज़ रिफाइनिंग में $30 बिलियन का निवेश नहीं हुआ, तो 2028 तक दुनिया के देशों के पास रेयर अर्थ नहीं होगा, उसका एकमात्र सप्लायर चीन ही बचेगा। और यही वजह है कि चीन के प्रतिबंधों से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, जो खींचतान चल रही है उससे पूरी दुनिया में कीमतें बढ़ रही हैं। यूरोप में जो रेयर अर्थ का भंडार है वो जून 2025 तक चल पाएगा। जर्मनी के ऑटोमोटिव उद्योग के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसे रेयर अर्थ चाहिए।
भारत का तो हाल ये है कि भारत लगातार चीन से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके लाइसेंस अप्रूव हो जाएं, और अमेरिका को मिसाइल और ईवी के लिए जो मैग्नेट्स चाहिए उनकी आपूर्ति पूरी तरह ठप है। चीन की नई निर्यात नीति के कारण पूरी दुनिया दबाव में है, क्योंकि इस प्रोसेस में चीन पूरी दुनिया के सप्लायर्स से कई जानकारियां मांग रहा है रेयर अर्थ के इस्तेमाल को लेकर। कंपनियों से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने टन से कौन सा उत्पादन बना रहे हैं, और इस तरह से उन कंपनियों की कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, कारोबारी जानकारियाँ चीन के पास पहुँच रही हैं। और इसलिए अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे देशों के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करें। यकीन मानिए, पश्चिम देशों के पास कोई सप्लाई चेन नहीं है, वैकल्पिक सप्लाई चेन नहीं। ये टेबल आप सामने देखिए कि चीन के बाहर रेयर अर्थ मिनरल्स की स्थिति क्या है। माउंटेन पास अमेरिका में वैश्विक सप्लाई का, विश्व की सप्लाई का करीब 15% हिस्सा आता है, लेकिन रिफाइनिंग के लिए चीन पर निर्भरता है। लायनस ऑस्ट्रेलिया की बड़ी कंपनी है, मलेशिया में प्लांट है, करीब ग्लोबल सप्लाई चेन में 12% का हिस्सा रखती है, लेकिन इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, रिफाइनिंग में काफ़ी देरी होती है। यूरोपीय संघ ने क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट बनाया है, 13 नई परियोजनाएं शुरू की हैं। शुरू होने में परियोजनाओं के 5 से ज़्यादा साल लगेंगे। अमेरिका ने टेक्सास में नई रिफाइनिंग सुविधाएं बनाने की तैयारी की। ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन के साथ रेयर अर्थ पर एक समझौता किया, जो आप सबकी चर्चा में था, जिस वजह से युद्ध में शांति करने की कोशिश की। युद्ध तो नहीं रुका, लेकिन यूक्रेन के रेयर अर्थ संसाधनों में अमेरिका को पहुंच मिल गई। इसके अलावा अमेरिका ने एक इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत घरेलू रेयर अर्थ के उत्पादन पर 10% की टैक्स छूट का अनाउंसमेंट किया। डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के तहत आयोवा में एक प्लांट लगाने के लिए 120 मिलियन का बजट दिया गया। इसके बाद भी यूरोपीय अमेरिका की चुनौती का हल नहीं निकला। यूरोपीय संघ ने री की मांग के लिए अपनी निर्भरता चीन पर घटाने की कोशिश की है। यूरोपीय संघ करीब 46 से 47% रेयर अर्थ की डिमांड चीन से पूरी करता है। ईयू ने अपने क्रिटिकल मिनरल एक्ट के तहत करीब 4 बिलियन यूरो का एलोकेशन किया है, ताकि जो नॉन चीनी प्रोसेसिंग क्षमता है उसे विकसित किया जा सके। ईयू नामीबिया और कांगो में खदानें भी चाहता है, लेकिन इन बाजारों में, इन देशों में चीन पहले से मजबूत है और काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक है। जापान ने सबसे ज़्यादा सबक लिया था। 2010 में जब चीन ने जापान को रेयर अर्थ की सप्लाई रोकी थी, तो उसने अब चीन पर अपनी निर्भरता करीब 90% से घटाकर 2023 में 58% पर पहुंचा दी थी। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के लायनस कॉर्पोरेशन के साथ एक साझेदारी की है, जो जापान को रेयर अर्थ के और मैग्नेट्स की आपूर्ति करती है। जापान ने करीब 6 महीने का स्टॉक बनाकर रखा है रेयर अर्थ का, लेकिन अब वो सप्लाई चेन भी टूट रही है और इसलिए जापान को भी चीन के सामने झुकना पड़ रहा है। इस वक्त जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे थे, उस वक्त जापान का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल चीन में था और जो निर्यात लाइसेंस में तेजी के लिए पैरवी कर रहा था। भारत के पास तो रेयर अर्थ की आपूर्ति की कोई ठोस रणनीति नहीं है। कुछ खदानें भारत में पहचानी गई हैं, मगर प्रोसेसिंग क्षमता के बिना उनका कोई भविष्य नहीं है। चीन से रिश्ते खराब हैं, इसलिए अमेरिका और यूरोप की तुलना में भारत को लाइसेंस मिलने में और ज़्यादा देरी हो रही है। इसका असर भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा। अब हम आ गए अपने अगले सवाल पर। दुनिया में रेयर अर्थ की खदानें तो हैं, लेकिन वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाने में दिक्कत क्या है? बेहद दिलचस्प बात है कि रेयर अर्थ दुनिया में हर जगह मिलता है, कई जगह मिलता है, भारत में भी मिलता है, मगर प्रोसेसिंग सहित पूरी सप्लाई चेन दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। रेयर अर्थ की जो सप्लाई चेन है, उसमें एक हिस्सा माइनिंग का है, दूसरा हिस्सा उस माइनिंग में ओर से सेपरेशन का है, उसके बाद रिफाइनिंग का है और उसके बाद मैग्नेट्स और अलग अलग तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग का है। रेयर अर्थ में के इस प्रत्येक चरण में भारी निवेश की ज़रूरत है और टेक्निकल नो हाउ की तकनीकी व्यवस्था की ज़रूरत है और बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। चीन के पास ये पूरी श्रृंखला है, जबकि दुनिया के अन्य कई देशों के पास रेयर अर्थ की केवल खदानें हैं और उन खदानों का तब तक कोई इस्तेमाल नहीं है। चीन के पास दुनिया की, आप आश्चर्य करेंगे जानकर, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत है चीन की। चीन के पास दुनिया की लगभग 90% प्रोसेसिंग क्षमता वाली सप्लाई चेन है। लागत बेहद कम है, क्योंकि लंबे समय से तकनीक को स्थापित कर लिया गया है। रेयर अर्थ की नई रिफाइनिंग क्षमताएं अगर दुनिया में बनाई जाएंगी तो उसमें करीब $1 बिलियन का निवेश होगा और 5 से 10 साल का समय लगेगा। तब तक चीन की उत्पादन लागत और ज़्यादा कम हो जाएगी, इसलिए कोई नया निवेश करने के लिए आगे आना नहीं चाहता।
अमेरिका की जो प्रमुख री कंपनी है एमपी मटेरियल्स, उसने 2025 की पहली तिमाही में 22.6 मिलियन का शुद्ध नुकसान दर्ज किया। आप समझें कि दुनिया में जिस एक मिनरल की सबसे ज़्यादा मांग है, उसे निकालने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी घाटे में है, नुकसान में है। उसकी वजह यह कि उत्पादन लागत बढ़ रही है और रिफाइनिंग सुविधाओं की कमी है। चीन की सुविधा का इस्तेमाल बंद होने के बाद ट्रंप के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा था कि वो चीन के साथ बैठें और व्यापार वार्ताएं शुरू करें। वैकल्पिक सप्लाई चेन की कोशिशों का सूरत हाल क्या है, पहले आप ये टेबल देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि परिस्थिति क्या है। अमेरिका में करीब 439 मिलियन डॉलर की फंडिंग उपलब्ध है। रेयर अर्थ कवरेज केवल हल्के हैं, भारी रेयर अर्थ नहीं है। 2027 तक ये व्यवस्था शुरू हो पाएगी। यूरोपीय संघ 2030 तक अपनी परियोजनाओं पर कुछ नतीजे लेकर आएगा। जापान और वियतनाम ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है, 300 मिलियन का। इसमें हैवी रेयर अर्थ का प्रोडक्शन है, यहाँ थोड़ा उत्पादन शुरू हो रहा है। दरअसल रेयर अर्थ की सबसे बड़ी चुनौती है प्रोसेसिंग, क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है, जिसके लिए पर्यावरण के नियमों की सख्त आवश्यकता होती है। यूरोप और अमेरिका के पर्यावरण कानून इतने सख्त हैं कि नई रिफाइनिंग सुविधाओं को लगाने में मंजूरी नहीं मिलती और नई खदानें शुरू नहीं की जा सकती। 2016 में स्वीडन में एक खदान थी नोर्रा की, जिसे पर्यावरण की चिंताओं के कारण रोक दिया गया था। लेकिन अब जब यूरोप में कमी पड़ी है तो स्वीडन ने फिर इसे नई संशोधित व्यवस्थाओं के साथ शुरू किया है। चीन ने केवल प्रोसेसिंग क्षमता नहीं बनाई, बल्कि दुनिया की रेयर अर्थ खदानों में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए हैं। अफ्रीका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया की कई माइंस हैं जिनमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी है, और इसलिए दुनिया के देशों को वैकल्पिक स्रोत नहीं मिल रहे हैं। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने चीनी निवेश को सीमित करने की कोशिश भी की है, लेकिन इस तमाम कवायद के बाद ग्लोबल उत्पादन का केवल 10 से 12-15% हिस्सा ही नॉन चाइनीज सोर्सेज से आता है, यानी गैर चीनी स्रोत से केवल 10 से 12% ही रेयर अर्थ आते हैं। अफ्रीका में मलावी और दक्षिण अफ्रीका की खदानें 2030 तक यूरोप की करीब 8% मांग पूरी कर सकती हैं, ऐसा आकलन हमें मिलता है। वियतनाम में 35 लाख टन का भंडार है, लेकिन फिर वहीं रिफाइनर नहीं है, रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ नहीं है। तो रेयर अर्थ की वैकल्पिक सप्लाई चेन क्यों इतनी मुश्किल है, इसे हम आपको इस टेबल में दिखाते हैं। नई खदानें बनने में 10 से 15 साल का समय लगेगा, लागत बेहद ज़्यादा है और मंजूरियों की तमाम समस्या है। रिसाइकलिंग एक दूसरा विकल्प है, 5 से 10 साल लगेंगे, लागत मध्यम है, लेकिन रिसाइकलिंग से बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ हासिल होने की उम्मीद नहीं है। नई तकनीक बनाई जाए, वैकल्पिक खनिज विकसित किए जाएं जो कि प्रयोगशाला में बने हों और रेयर अर्थ की इस्तेमाल की ज़रूरत ना हो, उसके लिए करीब 8 से 12 साल लगेंगे। अभी इस मामले में रिसर्च में अनिश्चितता है, अभी ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग में केवल 2% रेयर अर्थ रिसाइकिल हो पाता है। अमेरिका में एप्पल का डीजी रोबोट आईफोन से 98% रेयर अर्थ की रिकवरी करता है। ऊर्जा विभाग का एक एलिमेंट प्रोग्राम है जो ईवी बैटरी से रिसाइकलिंग निकालता है, लेकिन यह आपूर्ति आप मान के चलिए कि पूरी दुनिया में जितना रेयर अर्थ चाहिए उसमें वो ऊँट के मुँह में चने या राई के बराबर है। कुछ कोशिशें रेयर अर्थ फ्री मैग्नेट्स बनाने की शुरू हुई हैं, लेकिन ये शोध अभी शुरू हुआ है। 15 साल कम से कम लगेगा, तब प्रयोगशालाओं में रेयर अर्थ का विकल्प, रेयर अर्थ मैग्नेट्स का विकल्प बनाया जा सकेगा। तो परिस्थिति आपने सामने देख ली कि चीन का अधिकार क्या है और चीन क्या पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर चीन किस तरह से हावी है। आपके दिमाग में सवाल होगा कि अभी से लेकर अगले 10 साल 15 साल तक दुनिया में रेयर अर्थ का परिदृश्य क्या है, क्योंकि चीन ने जिस स्थिति में इस समय ग्लोबल अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखा है, ऐसी स्थिति में भविष्य का परिदृश्य क्या होगा। हमने कोशिश की तमाम विशेषज्ञों से चर्चा करके तमाम जो उपलब्ध डेटा है उन्हें निकाल कर जानने की कोशिश की कि 2025 से 2035 के बीच किस तरीके के सिनेरियोज, किस तरीके के परिदृश्य बनते हैं रेयर अर्थ की सप्लाई को लेकर, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग को लेकर, और उसका असर हमें क्या दिखाई देता है। तो हम चलते हैं पहले सिनेरियो पर।
पहला सिनेरियो या पहला परिदृश्य चीन का दबदबा जो अभी भी मौजूद है। 70% से ज़्यादा रिफाइनिंग क्षमता है, अफ्रीका में माइनिंग की कैपेसिटीज़ हैं, पूरी दुनिया में निर्यात प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसकी वजह से पश्चिमी देशों में करीब करीब 15 से 20% नौकरियां जा सकती हैं। चीनी कंपनियों के स्टॉक्स में करीब 30% की बढ़ोतरी हुई है हाल के विवाद के बाद। ईवी बैटरी 40 से 60% महंगी हो गई है चीन की सख्ती के बाद। तो इसलिए अगर भारतीय बाजार में आने वाले समय में ईवी वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसकी कीमतें बढ़ने वाली हैं। और जियोपॉलिटिक्स में चीन ने रेयर अर्थ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगले स्क्रीन पर आते हैं पश्चिम का विविधीकरण। अगर पश्चिम के देश यूरोप और अमेरिका अपनी रेयर अर्थ सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कैसी परिस्थिति बनेगी। अमेरिका और यूरोप को 35% के आसपास आत्मनिर्भरता मिल जाएगी, फिर भी 60 से 70% निर्भरता चीन पर रहेगी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि वो रिफाइनिंग क्षमता बना सकते हैं। लाइनस की क्षमता 25,000 टन प्रति वर्ष है। अगर ऐसा कर पाते हैं पश्चिम के देश तो पश्चिम में करीब 5 लाख नई नौकरियां आने की संभावना है। एमपी मटेरियल्स के स्टॉक जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके स्टॉक्स में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। महंगाई में थोड़ी वृद्धि नहीं होगी क्योंकि 2 से 3% की महंगाई होगी क्योंकि खनिज लोकल मार्केट से आने लगेंगे। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में पश्चिम के देश एक बेहद क्रिटिकल मिनरल के मामले में चीन के मुकाबले एक बड़ा गठजोड़ बना पाएंगे। तीसरा यह है कि अगर हम स्कैटर्ड रीजनल सप्लाई देखते हैं, अलग अलग जगह से रीजनल सप्लाई बिखरी हुई है, तो इसका मुख्य कारण यह है कि अमेरिका ने चीनी इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, यूरोप ने अलग अलग तरीके के टैरिफ लगाए हैं, रूस और भारत और वियतनाम का गठजोड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में महंगाई कम से कम 15 से 20% होगी क्योंकि सप्लाई चेन बहुत डिपेंडेबल नहीं होगी। लगातार सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस आते रहेंगे। ऑटो सेक्टर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और ऑटो सेक्टर में नौकरियों में 10% की कमी हो सकती है। ये DPRA यूएस डिफेंस रिसर्च प्रोजेक्ट और बोनस की रिसर्च का अपना आकलन है। आसियान में सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ हमें आने वाले समय में दिखाई देंगी रेयर अर्थ को लेकर। चौथा और दूर की कौड़ी है, दूर का विकल्प है कि कोई बड़ा तकनीकी ब्रेक थ्रू मिल जाए, 90% रेयर अर्थ की रिकवरी होने लगे जो और निकलता है, टर्बियम मुक्त मैग्नेट्स बनने लगे, या जो डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट अमेरिका का वो वैकल्पिक तकनीकें विकसित कर रहा है वो बनाने लगे, तो महंगाई कम भी होगी, नई नौकरियां भी बनेंगी। 2 लाख से 1.5 लाख तक नई नौकरियां बनेंगी। करीब 60% स्टॉक की रिसाइकलिंग होनी शुरू होगी और तब यहाँ दूसरा जंग शुरू होगी। तब इस तकनीक को पेटेंट कराने की क्षमता किसके पास है, इस बात की जंग शुरू होगी। हालांकि रीर के बाजार में ये चर्चा है कि चाइना रिसाइकलिंग की और नए री बनाने की तकनीकों पर भी काम कर रहा है ताकि भविष्य में वो सप्लाई चेन पर अपना नियंत्रण बनाए रख सके। तो अर्थम में आज इतना ही। रेयर अर्थ को लेकर पूरी दुनिया में चल रहे विवाद के बीच हमारे लिए ज़रूरी था कि हम आपको चीन की आत्मनिर्भरता का सच बताएं और ये बताएं कि दुनिया कब तक चीन के इस नियंत्रण का जवाब देने के लिए तैयार हो पाएगी। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलते हैं एक नए अर्थम के साथ।